हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4। आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में है पार्ट 2। पॉइंट नंबर 10। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling अर्थात starting to fail, असफल होने की शुरुआत। While जबकि आइंस्टीन was solving सुलझा रहा था, सॉल्व कर रहा था, द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स सर्वाधिक डिफ़िकल्ट मुश्किल प्रॉब्लम्स समस्याएं इन फिजिक्स के अंदर की। जबकि आइंस्टीन फिजिक्स की या भौतिकी की सर्वाधिक कठिन समस्याएं सुलझा रहा था। हिज प्राइवेट लाइफ, उसकी जो पर्सनल लाइफ थी, निजी उसकी जो जीवन था, वाज अनरेवलिंग, वो असफल हो रहा था। अल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट had wanted, अल्बर्ट चाहता था, to marry शादी करना, विवाह करना, मिलेवा से, right after ठीक बाद में, फिनिशिंग हिज स्टडीज़ फिनिशिंग समाप्त होने के, हिज उसकी स्टडीज़ पढ़ाई, अपनी पढ़ाई होने की ठीक बाद में अल्बर्ट मिलेवा से विवाह करना चाहता था। बट परंतु हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, हिज मदर उसकी माता या उसकी माँ, वाज थी, अगेंस्ट विरुद्ध, इट इसके, उसकी माता इसके विरुद्ध थी, अर्थात उससे शादी करने के उसकी माँ विरुद्ध थी। सी थॉट, उसने सोचा, मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, हु जो कि, वाज 3 years older वो 3 साल बड़ी थी, देन हर सन उसके पुत्र से, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वाज थी, टू ओल्ड बहुत ज़्यादा, फॉर हिम उसके लिए। उसने सोचा, किसने, अल्बर्ट की माँ ने, कि मिलेवा जो कि उसके पुत्र से 3 साल बड़ी थी, वो बहुत बड़ी थी, वो उसके लिए बहुत बड़ी थी। ये अल्बर्ट की माँ ने सोचा कि मिलेवा जो 3 साल बड़ी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंसी, शी वॉज ऑल्सो बदर्ड, वह परेशान भी थी, बाई मिलेवाज इंटेलिजेंसी, मिलेवा की होशियारी से, इंटेलिजेंसी से, वो मिलेवा की बुद्धि द्वारा भी परेशान थी। अर्थात अल्बर्ट भी इंटेलिजेंट था, मिलेवा भी इंटेलिजेंट थी, दोनों अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, इसलिए भी अल्बर्ट की माँ परेशान थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, और वो क्या कहती थी, सी वह, इज़ है, ए बुक एक पुस्तक, लाइक यू वो तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। वो आइंस्टीन को कहती थी, अपने पुत्र को, कि वो भी एक तुम्हारी तरह बुक है, तुम्हारी तरह ही वो इंटेलिजेंट है, अर्थात वो भी काम में लगी रहेगी अपने में, तुम भी अपने काम में लगे रहोगे। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने वेडिंग ऑफ कर दी, विवाह को स्थगित कर दिया। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह को स्थगित कर दिया, पुट ऑफ यानी स्थगित करना। पॉइंट नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered
फेल्टर्ड यानी बिकेम वीक, कमज़ोर हो गई। द पेयर, उस जोड़े ने, फाइनली आखिरकार, मैरिड, विवाह कर लिया, इन जनवरी 1903, 1903 जनवरी में, जनवरी 1903 में आखिरकार उस पेयर ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और 2 पुत्र हुए, उनके 2 पुत्र भी हुए। बट परंतु ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, द मैरिज फेल्टर्ड, वो वैवाहिक जो जीवन था, वो शादी थी या वो विवाह था, फेल्टर्ड, बिकेम वीक, कमज़ोर होने लगा, लड़खड़ाने लगा। मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा मीनवाइल, इसी बीच, जब शादी हो गई उसके उपरांत, उसके बीच में, was losing, खो रही थी, हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा, अपनी जो होशियारी वाली जो महत्वाकांक्षा थी उसको खोए जा रही थी। एंड बिकमिंग, हो रही थी या बन रही थी, एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, एक अप्रसन्न हाउसवाइफ, अपना जीवन वो एक अप्रसन्न या दुखी हाउसवाइफ की तरह जी रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, वर्षों के लगातार फाइटिंग, लड़ाई झगड़े ने, कांस्टेंट फाइटिंग यानी लगातार जो झगड़ा चलता ही रहा, तो निरंतर, वर्षों के निरंतर लड़ाई झगड़े के बाद, आफ्टर, द कपल, युगल, कपल यानी जोड़ा, फाइनली डाइवोर्स्ड, फाइनली आखिरकार तलाक हो गया, इन 1919, 1919 में उस कपल में आखिरकार तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन मैरिड, आइंस्टीन ने विवाह कर लिया, हिज कजिन, अपनी कजिन से, जिसका नाम एल्सा था, द सेम ईयर, उसी वर्ष में। आइंस्टीन ने उसी वर्ष में अपनी कजिन यानी चचेरी बहन से विवाह कर लिया। पॉइंट नंबर 12, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का नया पर्सनल चैप्टर यानी व्यक्तिगत अध्याय, कंसाइडेड, घटित हुआ, विद हिज राइज, उसके उठने के ऊपर, टू वर्ल्ड फेम, विश्व प्रसिद्धि तक। आइंस्टीन का नवीन व्यक्तिगत अध्याय उसके विश्व प्रसिद्धि तक ऊपर उठने के साथ साथ घटित हुआ, कंसाइडेड हुआ। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which provided a new interpretation of gravity. In 1915, 1915 में, he had published his general theory of relativity. He had published, उसने प्रकाशित कर दिया, his, उसके general theory of relativity, relativity के general theory को, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित कर दिया। विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया, ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नवीन व्याख्या कर दी, इंटरप्रिटेशन कर दिया, किसने? रिलेटिविटी ऑफ जनरल थ्योरी ने। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ that it was accurate. An eclipse of the sun in 1919, 1919 में, एक्लिप्स ग्रहण, ऑफ द सन, सूर्य का ग्रहण, ब्रॉड प्रूफ, प्रमाण लेकर आया, प्रूफ यानी प्रमाण या सबूत, दैट की,
इट वॉज एक्यूरेट, ये बिल्कुल सटीक था, ये बिल्कुल एक्यूरेट था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स would be deflected through the sun's gravitational field. Einstein had correctly calculated in advance. आइंस्टीन ने had correctly बिल्कुल सटीक कैलकुलेट कर लिया इन एडवांस पहले ही द एक्सटेंट यानी लिमिट सीमा टू विच जिससे द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स यानी बिल्कुल स्थिर जो तारे थे उनसे लाइट उनका प्रकाश वुड बी डिफ्लेक्टेड वो डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, हिट कर दिया जाएगा या परिवर्तित कर दिया जाएगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन्स सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड से। अर्थात आइंस्टीन ने पहले ही सटीक गणना कर ली थी कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो फिक्स्ड स्टार्स हैं, स्थिर तारों का प्रकाश किस सीमा तक दिशा परिवर्तित कर दिया जाएगा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। द न्यूज़पेपर्स जो समाचार पत्रों ने प्रोक्लेम्ड घोषित कर दिया हिज वर्क उसके वर्क को एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एक वैज्ञानिक रिवॉल्यूशन वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। समाचार पत्रों ने उस खबर को इस तरह प्रकाशित किया जैसे वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। पॉइंट नंबर 13, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टीन ने प्राप्त किया द नोबेल प्राइज़ नोबेल पुरस्कार फॉर फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए इन 1921 1921 में आइंस्टीन ने भौतिकी में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। ही वॉज शावर्ड विथ honors and invitations from all over the world and lauded by the press. He was showered, वो बौछार किए गए, उन पर बरसात सी हो गई, with honors सम्मानों की and invitations की निमंत्रणों की, from all over the world पूरे विश्व भर से, संसार भर में से उस पर सम्मान और निमंत्रणों की बरसात सी बौछार सी की गई। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा यानी समाचार पत्रों के द्वारा लॉडेड प्रशंसा की गई, सराहना की गई। पॉइंट नंबर 14, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। व्हेन जब द नाजीज जो नाजी थे कैम आ गए टू पावर में इन जर्मनी के अंदर इन 1933 जब 1933 में जर्मनी के अंदर नाजी है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जो घोर जातिवादी और अतिवादी थे, वो सत्ता में आए। आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका को उत्प्रवास कर लिया, यानी वो अमेरिका चले गए, जर्मनी को छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. 5 years later, 5 साल के बाद, the discovery of nuclear fission in बर्लिन के अंदर परमाणु विखंडन की खोज ने, डिस्कवरी ने, had American physicists in an uproar यानी very upset, भयभीत,
कर दिया। अमेरिकन फिजिसिस्ट को, अमेरिकी भौतिकविदों को डरा दिया। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, हैड फ्लेड, निकल भागे, फ्रॉम फैसिज्म, फासीवाद से, धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, जैसे आइंस्टीन भाग गए थे, इस तरह से बहुत सारे वहाँ से निकल भागे थे। एंड और नाउ, अब, दे वर अफ्रेड, वे भयभीत थे। द नाजीज कुड बिल्ड, नाजीज बना सकते थे। एंड यूज एन एटॉमिक बम, और एक एटॉमिक बम का प्रयोग कर सकते थे। 5 वर्ष के बाद बर्लिन शहर में परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिकविदों को डरा दिया। उनमें से बहुत से फासीवाद से निकल भागे थे, जैसे कि आइंस्टीन, और अब वे भयभीत थे कि नाजी आणविक बम बना सकते थे और प्रयोग कर सकते थे। पॉइंट नंबर 15, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. At the urging of a colleague, एक कलीग यानी एक जो साथी था, उनका सहकर्मी था, उसकी अर्ज पर, उसके आग्रह पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर, आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को ये पत्र लिखा गया। इन विच, जिसके अंदर, ही वार्न, उन्होंने चेतावनी दी, वार्न किया। क्या वार्निंग दी? ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक ही बम, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक ही बॉम्ब, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, एक पोर्ट के अंदर विस्फोट, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, एक बंदरगाह के अंदर, पोर्ट यानी बंदरगाह, एक बंदरगाह में विस्फोट से, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, माइट वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो सकता है, द होल पोर्ट, पूरा का पूरा पोर्ट, पूरा पूरा बंदरगाह, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इसके साथ ही सराउंडिंग टेरिटरी, आसपास का कुछ क्षेत्र। अर्थात एक सिंगल बॉम्ब से, यदि एक अकेला बम भी इसको डाल दिया जाए तो इसके विस्फोट से एक पोर्ट तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, उसके साथ में उसके चारों तरफ का जो कुछ टेरिटरी है, कुछ क्षेत्र है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये आइंस्टीन ने वार्न किया उस लेटर के अंदर जो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, हिज वर्ड्स, उसके शब्द, डिड नॉट फेल, फेल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, एक इफेक्ट डालने में, एक प्रभाव डालने में, अर्थात उनके शब्दों ने एक खासा प्रभाव डाला। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. The Americans developed, अमेरिकियों ने डेवलप्ड किया, विकास कर लिया, द एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बम का, आणविक बम बना लिया, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गुप्त योजना में, ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने
एक एटॉमिक बम तैयार कर लिया। एंड ड्रॉप्ड और गिरा दिया इट इसे ऑन द जापानी सिटीज़, जापानी शहरों में, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में, इन अगस्त 1945, 1945 में। अमेरिकियों ने भी अपनी एक गुप्त कार्य योजना द्वारा आणविक बम का विकास कर लिया और इसे अगस्त 1945 में जापान के शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर गिरा दिया। पॉइंट नंबर 16, आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन, आइंस्टीन अंदर से हिल गए, डीपली गहराई से शेकन हिल गए, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, एक्सटेंट यानी भयावहता, विनाश की भयावहता से आइंस्टीन को गहनता से हिला दिया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। दिस टाइम, इस समय, जब जापान में बम गिरा दिए गए तब उस घटना ने आइंस्टीन को बुरी तरह से अंदर तक हिला दिया। दिस टाइम, इस समय, ही रॉट, उन्होंने लिखा, ए पब्लिक मिसिव, एक सार्वजनिक पत्र लिखा, मिसिव यानी लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, लंबा और ऑफिशियल लेटर लिखा। किसे? टू द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र को। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इन इट, इसके अंदर, ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा, द फॉर्मेशन, बनाने का, ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार, विश्व, पूरे संसार की एक सरकार बनाने का एक प्रपोजल रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को पत्र लिखा था, उसकी तरह नहीं। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसने कोई प्रभाव नहीं डाला। जब अमेरिकी राष्ट्रपति को लेटर लिखा था उसका प्रभाव हुआ था, लेकिन जब इसने यूनाइटेड स्टेट में लेटर लिखा तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, परंतु, बट यानी लेकिन, ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में, डिकेड यानी दशक, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व, ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। आइंस्टीन राजनीति में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। एजिटेटिंग फॉर एन एंड, एक अंत के लिए, टू द आर्म्स, आर्म्स यानी शस्त्र, शस्त्रों के, बिल्डअप, निर्माण के, अंत के लिए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, यूजिंग, यूज करते हुए, हिज पॉपुलरिटी, अपनी पॉपुलरिटी को, लोकप्रियता को, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, पीस और डेमोक्रेसी के लिए, शांति और लोकतंत्र के अभियान के लिए वो अपनी पॉपुलरिटी का यूज करते रहे। किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक उलझते गए, शस्त्रों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन करते रहे और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग शांति व लोकतंत्र के अभियान के लिए करते रहे। पॉइंट नंबर 17, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। विजनरी क्या है? ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। व्हेन, जब आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन
की डेथ हुई, देहावसान हुआ 1955 में एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की आयु में। ही वॉज सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट किए गए एज ए विजनरी, भविष्यदर्शी के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और उतना ही वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में। पूरा अर्थ है, जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन का देहावसान हुआ तो उनकी प्रशंसा भविष्यदर्शी व विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही हुई जितनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।